दर्शकों, हौसलों से मंजिल मिलती है। सपनों की उड़ान तभी होती है जब आपके अंदर वो हौसला हो, और वो हौसला यूं ही नहीं आता, बड़े संघर्ष होते हैं। सपने चाहे छोटे हों या बड़े हों, मांगते हैं मेहनत, वो भी कड़ी मेहनत। और आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे ख़ास मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने छोटे छोटे कदमों से बड़ी मंजिल को पाई है। जी हाँ, चलिए बिहार में स्वागत कर लेते हैं सुमित कुमार गुप्ता जी का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत सुमित जी, आपका स्वागत है। आप यूपीएससी क्वालिफाइड हैं और आपने ऑल इंडिया 200 रैंक अभी हासिल की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस खास मौके पर, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। और सुमित जी, काफ़ी मोटिवेशनल है आपकी स्टोरी। मैं तो गो थ्रू हुई, मुझे मालूम है, लेकिन हम आज आपसे तमाम बातचीत करेंगे और दर्शकों तक आपकी कहानी भी पहुंचाएंगे और कुछ आपसे सीखेंगे और अपने दर्शकों को सिखाएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो आपको इतनी अच्छी रैंक मिली, कैसा अनुभव कर रहे हैं? 200 रैंक आना इतना आसान नहीं है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैम, काफ़ी खुश हूँ, मतलब मैं भी, मेरे घर वाले भी, और एक सेंस ऑफ रिलीफ जो होता है कि हाँ चलो फाइनली एक अच्छी रैंक आ गई, एक सर्विस आ गई है, जो कि मैं हमेशा से चाहता था कहीं ना कहीं कि एक इंडियन पुलिस सर्विस में मैं ज्वाइन करूं, और वो फाइनली वो हो चुका है। तो वो काफ़ी मतलब खुशनुमा माहौल है घर का भी, और मेरे अंदर भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल। और ये जो सुखद अनुभूति है आपके मन में, कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले हैं, आपके माता पिता हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड भी आप पर फील करते होंगे। थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे फैमिली में मैम पापा हैं, मम्मी हैं, और मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, और मेरे 2 छोटे भाई हैं। पापा मेरे कपड़े की दुकान है उनकी, और मम्मी हाउसवाइफ है, और मेरा छोटा भाई अभी कंटिन्यू कर रहा है अभी पापा का बिजनेस, और जो सबसे छोटा भाई है वो अभी और पढ़ाई करना चाह रहा है, तो वो LLB परस्यू करेगा थोड़े दिन के बाद। छोटा परिवार, सुखी परिवार वाला है आपका माहौल। और आपका जो बैकग्राउंड आपने बताया, लग रहा है कि आप लोग काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। देखिए, जब भी कोई इंसान किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है तो परिवार का एक बड़ा रोल होता है। आपकी फैमिली का क्या रोल रहा आज आप जिस मुकाम पर हैं? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे ट्रांजिशन फेजेस आए हैं मेरे लाइफ में जहाँ पे एक कुछ डिसीजंस लेना था। जैसे 2022-23 में जब मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरे मन में था कि हाँ, हम एक बार जॉब छोड़ करके, जो वेल सेटल्ड उस समय 18 लाख का पैकेज वाला जॉब था, और वो छोड़ करके और फिर घर पे सेल्फ स्टडी की पढ़ाई करना, तो वो परिवार के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। तो उस सेंस में हमेशा मम्मी पापा, मेरे भाई भी, वो लोग हमेशा हमें यही प्रेरित करते आए हैं, यही बोलते आए हैं कि आप बस पढ़ाई कीजिए, अपना एक लक्ष्य को देख करके चलिए, और उसी के लिए आपको मोटिवेटेड रहना है, उसी के लिए आपको पढ़ते रहना है। ये मत सोचिए कि आप जॉब छोड़ करके आएँ या फिर आगे की और कैसी लाइफ हो सकती थी, ये सोचिए कि और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए, आपने जो बात बताई बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि आम तौर पर हम परिवारों में देखते हैं कि अगर बेटा या बेटी पहली कमाई लेकर आता है तो लगता है कि नहीं, बस बहुत अच्छा काम किया है, अब इसी को कंटिन्यू करो। अब डर ये भी रहता है कि इसे छोड़ दिया तो पता नहीं नेक्स्ट में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो फैमिली का आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था, मम्मी पापा को पता था कि बेटा नाम करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने सैनिक स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की है, जो मेरी जानकारी है। तो वहाँ कैसा माहौल रहा, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैम, सैनिक स्कूल काफ़ी एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं, जहाँ पे सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो होता है स्टूडेंट्स में, जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन इम्बाइब होता है कि कैसे वो अपने आचरण में, अपने व्यवहार में वो किसी तरह से उसको अपने रूटीन में शामिल करें। उसके बाद फिर होता है कि वो कंटिन्यू कैसे करें। जैसे मुझे आज भी याद है, जो भी जिम्मेदारियाँ मुझे मिली है सैनिक स्कूल से, वो मुझे आगे की फ्यूचर की पढ़ाई करने के लिए बहुत हेल्प मिला है, कि एक सेट ऑफ रूटीन है, एक सेट ऑफ टारगेट है, एक सेट ऑफ गोल्स है, जहाँ पे मुझे वो अचीव करना है, जहाँ पे मुझे पढ़ना है। और इनफैक्ट मेरे सैनिक स्कूल का मोटो भी रहा है सर्व में साध्यम, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वही माइंडसेट से हमेशा मेरा यही माइंडसेट रहा है कि जब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, आज नहीं तो कल, लेकिन होगा ज़रूर। हम सुनते हैं कि जो सैनिक स्कूल होते हैं, बड़ा जो है टफ रूटीन होता है। जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत टफ तैयारियां करनी पड़ती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मन न भटके और काफ़ी ज़्यादा आप अपने चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट रहें। क्या ये जो आपके अंदर स्ट्रिक्टनेस आई है, डेडिकेशन आया, क्या सैनिक स्कूल का उसमें रोल रहा है?
मैम बहुत बड़ा रोल रहा है सैनिक स्कूल का, क्योंकि वो जो वही जिम्मेदारी वाला जो बात मैं बोल रहा था कि जब भी मैं कोई काम कर रहा हूँ, जब भी कोई एक गोल परस्यू कर रहा हूँ, तो वो हमेशा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से सेंस में आता था। और उसी कंटिन्यूएशन में हमेशा एक होता है कि एक सेट ऑफ रूटीन फॉलो करना है, एक डिसिप्लिन वे में फॉलो करना है। जैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी कि जैसे 8 घंटे का एक सेट ऑफ रूटीन है, वो पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, और वो मैंने 2 साल लगातार पढ़ा है। मेरे लिए ना होली था, मेरे लिए ना दिवाली था, उस समय भी मैं कहीं ना कहीं टाइम निकाल करके घर पे सेल्फ स्टडी करके अच्छे से पढ़ाई करा। तो आज के ज़माने में भी वो कंसिस्टेंसी वाला जो बात हो जाता है, जैसे यूपीएससी में कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई स्टूडेंट्स होते हैं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 18 घंटा पढ़ लिए और फिर अगले 2 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं किया। तो मेरे साथ ये रूटीन नहीं था। मेरा ये था कि आज 8 घंटे पढ़ना है तो कल भी 8 घंटे पढ़ना है, परसों भी 8 घंटे पढ़ना है। तो वो जो कंटिन्यूएशन एक जो हुआ है स्टोरी का या फिर वो सैनिक स्कूल के लाइफ का, वही चीज़ था, वही चीज़ जो बिहेवियर था, वो मोटिवेट भी करता रहा, वो हमेशा प्रेरित भी करते रहा कि कैसे हम अपने गोल को परस्यू करते रहे और फाइनली अचीव कर लें। निश्चित रूप से जो डिसिप्लिन है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका जो रूटीन रहा, जो आपका शेड्यूल रहा पढ़ाई का, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रूर अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपने क्लैट में ऑल इंडिया 4 रैंक हासिल की थी। हाँ मैम। तो मतलब बिल्कुल अलग आपका वो प्रोफेशन, फिर आपने इधर शिफ्ट होना कैसे सोचा कि इसको इधर शिफ्ट करते हैं, यूपीएससी में जाते हैं? पहले से माइंडसेट था? मैम पहले से माइंडसेट था। इनफैक्ट मुझे पहले से ही नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का मन था, बट वो दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया मेरे से कुछ रीजंस की वजह से। उसके बाद फिर मैं करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना होता है ना कि हाँ कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे दिमाग में हमेशा से था कि यूपीएससी करना है। तो उसी संदर्भ में मैं जब लॉ ऑप्शनल या फिर लॉ एज ए सब्जेक्ट को लेकर के आया, तो मेरे को लगा कि इसमें एक तो करियर ऑप्शन भी है, दूसरा ये यूपीएससी की पढ़ाई को भी लेकर के ये हेल्प करने वाला है। तो इस सेंस में हमने लॉ एज ए करियर चूज़ किया था। रिगार्डिंग मैम कि आप जो बोल रहे हैं कि कैसे फिर यूपीएससी में शिफ्ट हुआ, मैम उसका 2 रीज़न था प्राइमरीली। एक तो प्रोफेशनल रीज़न, जो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, आप फ्यूचर में किस तरह आप खुद को देखना चाहते हैं। तो प्रोफेशनल रीजन में आप देखिएगा कि जैसे सिविल सर्विसेज है, प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा हो, ये बहुत ही यंग एज में एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी देती हैं, जहाँ पे आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, खुद को लीडर बना करके काम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं। तो वो एक प्राइमरी रीज़न था। दूसरा एक पर्सनल रीज़न था मैम कि काफ़ी सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने कॉलेज में और स्कूल में जो होल्ड किया था, उसका मैं देख रहा था कि उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है लाइफ, मतलब लोगों की लाइफ में। और सिविल सर्विसेज यही तो चीज़ कराती है, सिविल सर्विसेज इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। तो वो चीज़ मैं हमेशा से अपने लाइफ में, अपने दिनचर्या में रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो बस ये 2 प्राइमरी रीज़न था। बिल्कुल सुमित जी, आपने लॉ को जो है सब्जेक्ट के रूप में चूज़ किया और उस पर कंटिन्यू गए। इस पर आगे भी बहुत सारी हमें बातें करनी है आपसे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा दर्शकों, फ़ौरन हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद लंबी बातचीत होगी। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, हम सुमित जी से बात कर रहे थे और आपने बताया थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों को कि आपने लॉ के साथ साथ कैसे जो है शुरुआत कर दी थी यूपीएससी की तैयारी की। तो बहुत मुश्किल होता है कि आप साथ में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ में अपना वक्त दे रहे हैं और साथ में इतना बड़ा एग्ज़ाम जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है। तो कैसे मतलब आप बैलेंस करते थे? आपका जो रूटीन होता था, कैसे आपने उसको मेंटेन किया? हाँ मैम, कॉलेज की पढ़ाई एक तरफ थी, यूपीएससी की पढ़ाई एक तरफ थी। जैसे कॉलेज का पढ़ाई 4 घंटे में कॉलेज का पढ़ाई करता था, 4 घंटे में यूपीएससी का पढ़ाई करता था। जितना भी टाइम मेरा जो कॉलेज था, 2022 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उस समय यही रूटीन, सेट ऑफ रूटीन फॉलो हो रहा था। और साथ साथ ये भी हमेशा ध्यान में था कि इनफैक्ट कॉलेज का जो पढ़ाई था वो लॉ ऑप्शनल कहीं ना कहीं यूपीएससी में पूछा जाता है। जैसे इंटरनेशनल लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, संवैधानिक लॉ हो गया, ये सब चीज़ पूछा जाता है। तो लॉ जब पढ़ते वक्त ही उसको बहुत मतलब अंदर जा कर के, डीप जा कर के अध्ययन करना, समझना और फिर जाके यूपीएससी के माइंडसेट से पढ़ना, वो इनिशियल माइंडसेट था। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गया तो वही रूटीन में कंटिन्यू फॉलो करते चला गया कि 8 घंटे की पढ़ाई करनी है तो 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, बस वही कंटिन्यू होता चला गया।
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं हुआ? मैम शुरुआत में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, क्योंकि लॉ ले या फिर पॉलिटिकल साइंस ले या फिर एंथ्रोपोलॉजी करके है वो ले, काफ़ी सारा ऑप्शंस कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं यूपीएससी में, लेकिन उस पे हो जाता है कि इंटरेस्ट पे क्या बात है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जहाँ इंटरेस्ट लाई कर रहा है, जहाँ पे आपका एक्चुअली में गहरे रुचि है, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे में ही लॉ मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है, तो वो मुझे लगा कि लॉ अगर मैं ले लेता हूँ तो फिर वो मुझे यूपीएससी ऑप्शनल में भी हेल्प करने वाला है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वो कंटिन्यूएशन होता चला गया। आप आगे जो है सर्विसेज में जब काम करेंगे, सर्विस देंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जब आप उतरेंगे, ऑन फील्ड आपको क्या लगता है लॉ किस तरीके से रोल प्ले करेगी, आपके काम को किस तरीके से बेहतर कर पाएगी? मैम आई बिलीव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि लॉ जैसे कॉलेज में पढ़ाई हुआ है या फिर कॉलेज के अदर एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर माध्यम से जो सीखा गया है, लॉ और सोसाइटी का काफ़ी अच्छे से इंटरफेस हुआ है, काफ़ी अच्छे से मिला हुआ है, तो वो अब समझने में मेरा काम भी इनफैक्ट लॉ एंड ऑर्डर ही होगा। जैसे भारतीय पुलिस सेवा में जो मेन काम होता है लॉ एंड ऑर्डर, मुझे लॉ भी समझना है, मुझे ऑर्डर मेंटेन करके रखना है सोसाइटी में। तो जो मैंने लॉ की पढ़ाई की हुई है, लोगों के राइट्स के बारे में मुझे पता है, मुझे अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने सर्विस में इंक्लूड करने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर ऑफिसर के रूप में निश्चित रूप से लॉ जिसको मालूम हो पहले से कि क्या नियम कानून है, वो कानूनों का पालन सही से ही करवाएगा। हमें पूरी ये उम्मीद है आपसे कि आप एक अच्छी सर्विस देंगे। सुमित जी, आगे आप चर्चा करते हैं उस पॉइंट पर जिसका कहीं ना कहीं डर सबके मन में रहता है, छात्रों के मन में खास तौर पर रहता है कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा टैबू है, यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मुश्किल चीज़ लगती है लोगों को, और है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अगर हम किसी की स्टोरी को समझें या हम आपकी ही स्टोरी को समझें, तो आपका शेड्यूल, आपका रूटीन, आपके तौर तरीके वो क्या थे? आपने कैसे यूपीएससी को क्वालिफाई किया? आपके पॉइंट्स क्या क्या थे? मैम सबसे पहले वो जो फोबिया बना हुआ है यूपीएससी के अराउंड, वो कहीं ना कहीं एक मिथ भी है, वो कहीं ना कहीं एक गलत बात है। यूपीएससी काफ़ी नॉर्मल लोग भी क्वालिफाई किए हैं, यूपीएससी जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पास इतना सारा साधन नहीं था, वो भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि कंसिस्टेंसी वाला, कि आप लगातार मेहनत कैसे कर पा रहे हैं। जैसे मैं 8 घंटे की रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, तो वो वही 8 घंटे की रूटीन फॉलो करना है, और उसके लिए आपको ये नहीं चाहिए कि आप प्रेशर लेके पढ़ाई कर रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, वो नहीं भी करने से चलेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूएशन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। अगर वो आप कोई भी मतलब स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो उसके लिए वो अपने आप आसान हो जाता है। दूसरी बात मैम ये भी है कि हाँ, कंपटीशन है, कंपटीशन इनफैक्ट बहुत टफ है, बट आप खुद में एक दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए, एक निश्चय भी होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि यूपीएससी का पढ़ाई ही काफ़ी पेनफुल भी हो जाता है एट टाइम्स, क्योंकि आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि क्या पता मेरा होगा या नहीं होगा। काफ़ी नकारात्मक सोच भी आते रहती है दिमाग में, मेरे साथ भी आई थी। मैं 2 साल लगातार मैं उसी सोच के साथ खुद से भी फाइट करते रहा हूँ कि हाँ, किसी तरह से मैं अपने सोच को पॉजिटिव माइंडसेट में ले करके जाऊँ। तो आज के ज़माने के भी बच्चों के लिए मतलब मैं बोलूँगा कि हमेशा जब भी आप आगे बढ़ें, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। एक बार जब वो पॉजिटिव जो सकारात्मक सोच आ जाती है ना, तो वो अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करती रहती है। बिल्कुल, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आम जीवन में भी ज़रूरी है, और अगर आप कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है। सुमित जी, जो मैंने शुरुआत में कहा कि हमें आपकी स्टोरी जाननी है, मतलब आपका जो शेड्यूल रहा है, आपने बिना कोचिंग के मेरे ख्याल से तैयारी की है, और बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके आपने जो ये मंजिल पाई है, तो निश्चित रूप से आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते गए। तो आपका रूटीन क्या रहा, अगर आप बता पाएँ? हाँ, तो मैम मैं अपने दिन को 8 घंटे का डिवाइड करके रखते थे। उसके बाद 2-2 घंटे का एक सेट बना करके रखे हुए थे। जैसे प्रीलिम्स के लिए 2 घंटे पढ़ना है, मेंस के लिए 2 घंटे पढ़ना है, ऑप्शनल के लिए 2 घंटे पढ़ना है, और 2 घंटे न्यूज़पेपर जो भी करंट अफेयर्स इवेंट्स हो रहे हैं वो करना है। तो वो कंटिन्यूसली, जैसे मेरा 2023 में मैं एकदम सीरियस फोकस होकर के तैयारी करना शुरू कर दिए थे। तो पूरा मेरा 2023 का जो जर्नी था यही था, 8 घंटे पढ़ना है, जिसमें 2 घंटे प्रीलिम्स, 2 घंटे मेंस, 2 घंटे आपका ऑप्शनल वगैरह सब हो गया, 2 घंटे मिसलेनियस में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो भी करंट अफेयर्स इवेंट्स हो रहे हैं,
जैसे न्यूज़ एंकर वगैरह सबकी जो न्यूज़ समझ में आ रहा है या फिर पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट होता है वो आप कर रहे हैं। वो 1 साल का पूरा रूटीन था। जैसे ही 2023 ख़त्म हुआ, 2024 में वो 8 घंटे थोड़े से मैं इंक्रीज़ करके वो 10 घंटे की तरफ लेके गया, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा था। तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, आपको कुछ कुछ ऐसे डाटा याद रखने पड़ते हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो उसमें अब देखिए यहाँ पे 2 मिक्स चीज़ें हैं। एक होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आप कंसेप्ट के अंदर जा कर के उसको समझ रहे हैं। एक होता है कि आप रट रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं यूपीएससी में जो रटने लायक भी है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, यानी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। अब वो सब आपको रटने के अलावा उसका और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो मैं दोनों चीज़ मिक्स करके 10 घंटे में वही कंटिन्यूस करते चले गए। उसमें भी 10 घंटे में ऐसा था कि 8 घंटा पूरा प्रीलिम्स को देना है और 2 घंटे करंट अफेयर्स को देना है। और करंट अफेयर्स में वही एक, इनफैक्ट कभी कभार ऐसा भी होता था कि 2-2 न्यूज़पेपर हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर का भी बड़ा योगदान रहता है कि प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। तो वो फिर 2024 से लेकर के प्रीलिम्स वाला जो 6 महीने का जो पीरियड था वो 10 घंटे का था और 8 + 2 घंटे का था। उसके बाद जैसे मेंस हुआ, मेंस में फिर वही वो प्रॉपर 8 से 10 घंटे वो फिर मेंस के लिए निर्धारित हो गए। आपने कहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती है, मतलब शार्प मेमोरी चाहिए। हाँ, हाँ। याददाश्त बहुत ज़ोरदार होनी चाहिए। अच्छा, ये इसके लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल किया आपने, मतलब याददाश्त को बढ़ाने का कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? मैम मुझे ऐसा लगता है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ तकनीक है जो कि अपनाया जा सकता है, जिससे माइंड भी हमेशा फ्रेश रहे, जिससे हमेशा आप में हमेशा पॉजिटिविटी बना रहे। पहला चीज़ ये था मैम कि मैं हमेशा मेडिटेशन करता हूँ। मतलब अभी भी इनफैक्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद भी मेडिटेशन मेरा कंटिन्यूएशन है। वो 10 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, डिपेंडिंग। जहाँ पे मेडिटेशन में मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि हाँ आज का दिन कैसा गया, आज क्या इम्प्रूव किया जा सकता था और कल उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा था मैम जॉगिंग, मेरा काफ़ी रेगुलर रहा है। घर पे जब हम थे तो सेल्फ स्टडी पढ़ाई हो रही थी और वो काफ़ी मतलब टैक्सिंग शेड्यूल हो जाता है कि आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, बस पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो वो भी सुबह सुबह उठ करके कभी ऐसा भी होता था कि हम जॉगिंग के लिए जा रहे हैं या फिर कभी शाम में इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं। तो उस सेंस में ना हमेशा ये सब चीज़ जो था शार्प मेमोरी के लिए काफ़ी हेल्प रहा। सेकेंडली मैम एक सेट ऑफ जब रूटीन फॉलो होने लगता है तो आपका शरीर भी उसी माध्यम में ढलने लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे सुबह उठ करके 2 घंटे ये रटना है, शाम में ये 2 घंटे मुझे रिवीजन करना है। तो अगर ये एक सेट ऑफ रूटीन अगर फॉलो हो जाए तो बॉडी खुद ब खुद अपने उस माध्यम में ढल जाती है और फिर जाके अपने आप चीज़ें याद होना या फिर रिकॉल होना शुरू हो जाती है। अच्छा देखिए, अभी सारी चीज़ें आपने पॉजिटिव बताई हमारे दर्शकों को, लेकिन हमें मालूम है कि नेगेटिव चीज़ें भी ज़रूर आपके साथ हुई होंगी। काफ़ी संघर्ष भी हुआ होगा। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया था तैयारी के दौरान? हाँ मैम, सबसे पहला चीज़ था जब मैं 14 नंबर से मेरा छूट गया था फाइनल। जैसे मेरा पहला जो अटेम्प्ट था प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, कहीं ना कहीं वो उम्मीद जुड़ जाती है कि अब तो इंटरव्यू हो गया है तो अब फाइनल शायद रिजल्ट हो भी जाए। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो 14 मार्क्स से नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। और सेकंड अटेम्प्ट में तुरंत क्या हो गया कि 4 दिन के बाद मेरा प्रीलिम्स आ गया था फिर, और सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरा प्रीलिम्स 1.5 मार्क्स से रह गया। तो वो टाइम ना बहुत लो फेज था लाइफ का कि समझ में नहीं आ रहा था कि अब जॉब ज्वाइन कर लें, जो ऑलरेडी इतना अच्छा पैकेज दे रहा है वो ज्वाइन करे या फिर कंटिन्यूस करे। लेकिन उसमें भी काफ़ी मतलब उलझन होती थी कि ये कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। लेकिन फाइनली जब एक माइंडसेट में आ गए कि नहीं, एक बार तो एक अटेम्प्ट अच्छे से देना है, जहाँ पे हम अपना जॉब नहीं ज्वाइन करें, जहाँ पे मुझे कोई भी अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो सेल्फ स्टडी का जब जोन आ चुका था घर पे आने के बाद, तो वो फिर अपने आप जो निगेटिव या लो फेज़ ऑफ लाइफ जो होता है उसको फिर पॉजिटिविटी में लेके चले जाने लगे। दूसरे अटेम्प्ट में बहुत कम मार्क्स से जब आप रह गए थे तो आपको लगा कि अच्छा हो सकता है कि अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो छोड़ दूं और जॉब को ज्वाइन कर लूं। ये जो नेगेटिव थॉट है आपने इससे जो है कहीं ना कहीं जीत पाई है और इसी वजह से शायद आप फिर क्वालिफाई कर पाए थर्ड अटेम्प्ट में और बहुत अच्छी रैंक से भी आपने अटेम्प्ट जो है किया है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, ये जो डिसीजन होता है ना, इसमें फैमिली का भी बड़ा रोल रहता है, अपने दोस्तों का भी रोल रहता है। तो ये फाइनल डिसीजन आपका था या आपके लोगों ने भी आपको कहा कि नहीं मत जाओ जॉब में, अभी यूपीएससी है कर लोगे? मैम कहीं ना कहीं मेरा भी था और साथ से भी साथ ये भी था कि मेरे घर वालों का, मेरे दोस्तों का काफ़ी योगदान रहा है कि जब आप
दो माइंड में रहते हैं कि हाँ जॉब ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है, तो उस समय ना एक आपको कोई सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है जहाँ पे आप रिलाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं सामने। मुझे अभी भी याद है मेरी खुद भी कन्वर्सेशन हो रही थी मेरे मम्मी पापा के सामने कि क्या करना है, अब आगे क्या करना है। तो उस समय वो वही बोल रहे थे कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम फॉलो करो। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम जॉब जाके ज्वाइन करो तो वो तुम करो, या तुम्हें लग रहा है कि तुम एक बार क्वालिफाई कर लोगे ये एक एग्ज़ाम दे करके तो तुम वो करो। और उस समय ना मेरे को मतलब मेरे दिमाग में ये एकदम क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे एक अटैम्प्ट अच्छे से दृढ़ निश्चय के साथ एक अटैम्प्ट देना है और क्वालिफाई करना है किसी भी तरह से। चलिए, आपका डिसीजन बहुत अच्छा था और देखिए आज आपने इतना अच्छा जो है मंजिल जो पाई है, कारण था कि आपने डिसीजन सही लिया। चलिए दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का बिहार बिहान में। तो हम सुमित जी से बात कर रहे थे, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अभी आपने तमाम बातें बताई अपनी तैयारियों के बारे में। अब हम उन फैक्ट्स पर जाते हैं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। हर किसी के मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं, शौक़ होते हैं, आपके भी शौक़ होंगे। तो पढ़ाई के दौरान क्या क्या चीज़ें थी जिनको आपने नेगलेक्ट किया, जिन पर आप नहीं गए और आप सिर्फ पढ़ाई करते गए? अपने किन शौक़ को आपने मार दिया उस वक्त? मैम कोई शौक़ तो था जो कि थोड़े टाइम के लिए मैंने मार तो नहीं दिया, बट पोस्टपोन मेरे दिमाग में था कि ठीक है अभी नहीं कर रहे हैं, वो बाद में कर सकते हैं। जैसे मुझे वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद है। मैं सैनिक स्कूल में जब मैं था तो वहाँ पे अंडर 17 क्लस्टर चैम्पियनशिप होता है, मैं वहाँ पे जा कर के खेला हूँ नेशनल लेवल पे। अब वो चीज़ मैं कभी यहाँ पे घर पे रह कर के वो नहीं फॉलो किया। दूसरा, मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ है। मतलब मेरा एक समय ऐसा था कि ऑलमोस्ट हर एक 2 से 3 दिन में मैं मूवी देख रहा था। बट ये जो 2 साल का जो पीरियड था, ये मैंने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया खुद को कि नहीं, अभी 2 साल बस किसी तरह से खुद को एक अनुशासन में ला करके, खुद को एक सेट ऑफ पैटर्न रूटीन जो होता है वो फॉलो करके उसके बाद आगे अभी पूरी लाइफ बाकी है। मूवी देखना है मूवी देख सकते हैं, वॉलीबॉल खेलना है वॉलीबॉल खेल सकते हैं, या फिर इनफैक्ट सोशल मीडिया साइट जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हम वहाँ से भी काफ़ी कट ऑफ कर लिए थे खुद के लिए। मतलब आपका कोई अकाउंट नहीं था सोशल तभी मीडिया मेरा जो लास्ट 2 साल रहा है 2023, 2024 और इनफैक्ट 2025 के आधे टाइम तक, अभी अप्रैल तक कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। अब जा कर के हमने इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिवेट किया है। तो वो भी एक था कि हाँ, खुद को एक डिसिप्लिन जो होता है, एक जो अनुशासन होता है कि नहीं, अगर आप एक खुद को एक सेट ऑफ पैटर्न में रख दिए हैं, एक लिमिट, अपने बाउंड्रीज आप अगर सेट कर दिए हैं, तो वो अपने आप को खुद को रोकना एक चैलेंजिंग भी था और साथ साथ एक मज़ेदार बात भी हो रही थी कि चलिए आज मैंने फॉर एग्जांपल 1 महीने तक मैंने कोई सोशल मीडिया साइट यूज़ नहीं किया, तो एक अपने आप में मोटिवेशन भी रहता था कि चलिए मेरे में अंदर में एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन है वो है। तो उसी के साथ साथ फिर आगे बढ़ते चले जाना था। बिल्कुल, और यही मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि बार बार मन करता है कि घूम लें, फिर लें, खा लें, पी लें, मौज मस्ती कर लें, पढ़ाई तो हो ही जाएगी। और यही मुझे लगता है फैक्ट है जिसकी वजह से कई लोग पिछड़ जाते हैं या जिनका जो है लक्ष्य वो पीछे छूट जाता है। सुमित जी, इन तमाम चीज़ों को आपने जैसे हटा दिया, तो फिर आप खुश कैसे रहते थे? क्योंकि पढ़ाई के लिए हैप्पी रहना भी ज़रूरी है। तो फिर कैसे आपने वो हैप्पीनेस हासिल की? मैम 2-3 चीज़ें थी। एक तो मैं अपने घर वालों से काफ़ी इंटरेक्ट करते रहता हूँ, मतलब भाई हो गया, मम्मी पापा हो गए, अगर कभी भी जैसे 2-2 घंटे का जो मेरा एक सेट ऑफ रूटीन था, जब भी हम ब्रेक ले रहे थे तो हम बातें कर रहे थे। दूसरा मैम, गानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं मूवीज़ के, या फिर जैसे भाग मिल्खा भाग के सॉन्ग्स हैं, या फिर सुल्तान मूवी है उसके सॉन्ग्स हैं। तो वो सब मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो जब ब्रेक टाइम होता था तो वो भी कभी कभार सुनना मतलब मुझे अच्छा लगता था। तो उससे ना पॉजिटिव माइंडसेट भी बना रहता था और साथ ही साथ एक मोटिवेशन भी रहता था कि हाँ, और ये साथ ही साथ एक जो खुशी वाला जो फेज़ होता है वो भी एक साथ में साथ था मेरे साथ। मतलब म्यूज़िक को आपने सहारा बनाया और म्यूज़िक ने आपका पूरा साथ दिया, माइंड को रिलैक्स किया और आपको हैप्पी किया, मोटिवेट किया। बहुत अच्छी बात है। वाकई में म्यूज़िक में वो जादू है कि वो हमें हर तरीके से उबार देता है और फिट कर देता है। एक और फैक्टर है हेल्थ का फैक्टर है। जब आप कंटिन्यू पढ़ते हैं, बैठते हैं, तैयारी करते हैं, तो बॉडी में भी कई बार पेन होता है और कई बार लगता है कि हम बीमार से पढ़ रहे हैं। तो आपने तो बताया कि आप योग करते थे, जॉगिंग करते थे, ठीक है, आप इस मामले में आप फिट
एक्साइटेड थे। फूड की बात करें तो फूड क्या आपने सेलेक्ट किया, खानों का जो शौक़ है क्या वो पूरा करते रहे या कुछ स्पेशल चीज़ों पर फोकस किया कि जिससे आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे? मैम, खानों के लिए मैं बहुत ही मतलब पर्टिकुलर हूँ कि मुझे यही खाना चाहिए। जैसे मैं घर पे हमेशा बता के रखता हूँ कि मुझे जैसे फल हो गए तो वो मैं काफ़ी खाता हूँ, जैसे सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं वो मैं खा रहा हूँ, या फिर जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसका मैं काफ़ी ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। तो वेजिटेरियन होते हुए भी मुझे ये हमेशा ध्यान रहता था कि शरीर में जो प्रोटीन होना चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जो भी फैट्स होने चाहिए वो आते रहना चाहिए। उसके लिए मतलब एक सेट ऑफ मतलब फूड भी मैं इनफैक्ट मम्मी को बता के रखता था कि आप मुझे आज ये खिलाना है, आज का ये खाना होना चाहिए, हाँ शेड्यूल होना चाहिए। और खाने के लिए भी मैं बहुत पर्टिकुलर था कि हाँ मुझे सुबह उठते ही मतलब चाय कॉफ़ी के साथ ब्रेड चाहिए, या फिर उसके बाद फ्रूट्स चाहिए, उसके बाद कुछ रोटी या दही चाहिए, कुछ ऐसे करके ये सेट ऑफ रूटीन था खाने के लिए भी, और वो मैं कंटिन्यूसली फॉलो करते रहा हूँ। मतलब आपने अपने जो है पेट को भी दुरुस्त रखा है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा है, और इसीलिए आप फोकस हो पाए, बेसिकली आप बीमार नहीं पड़े। क्योंकि कई बार होता है आप तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन आपकी सेहत खराब हो जाती है और फिर शायद चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। सुमित जी, और भी बड़े महत्वपूर्ण सवाल है मेरे पास। देखिए, अब हम उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि बहुत आम साधारण परिवार से आने वाले बच्चे अक्सर डिमोटिवेट किए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कहा जाता है कि अच्छा तुम कोचिंग नहीं जा सकते हो, या तुम्हारे पास नहीं उतने पैसे कि तुम कैसे पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। तो उस बैकग्राउंड के बच्चों को खास तौर पर आपके क्या सजेशंस हैं, क्या वो तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, क्या सुझाव है आपके? मैम, सबसे पहला सुझाव ये है कि जो यूपीएससी है ना, एक सेट ऑफ बुक्स रिकमेंड करती है, मतलब यूपीएससी से नहीं है लेकिन वो सिलेबस रिकमेंड कर रही है। आप उसी सिलेबस के अनुसार एक सेट ऑफ बुक्स लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए हमने लक्ष्मीकांत को रेफ़र करा था, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम करके एक बुक आती है, तो वो मेरा एक काफ़ी सेट ऑफ बुक्स था और मैं वही बार बार पढ़ रहा हूँ। मतलब मेरा ये नहीं था कि मैं 10 चीज़ें मैं पढूँ, मैं एक चीज़ें पढूँ लेकिन 10 बार पढूँ। पहला चीज़ वो है। दूसरा चीज़ मेरा मैम ये था कि अभी आजकल के ज़माने में यूट्यूब आ चुकी है। यूट्यूब में काफ़ी सारे अच्छे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ अवेलेबल हैं। प्रीवियस जो आईएएस जो आईपीएस टॉपर्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनके वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो भी हम काफ़ी देखा करते थे कि उनसे प्रेरित भी होते थे, और साथ साथ उनसे जो मतलब कोई अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंडियन मॉनसून जो होता है वो मुझे कभी नहीं समझ में आता था, ज्योग्राफी का एक टॉपिक था, तो उसके लिए हम हमेशा यूट्यूब में देखते थे कि कैसे मॉनसून का मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। अब ये सब चीज़ें ऐसा है कि जो आम बच्चे हैं वो भी खुद भी एक घर पे बैठे एक नॉर्मल गूगल कर सकते हैं, घर पे बैठे एक यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, वो चीज़ है। और तीसरा बड़ा चीज़ है कि घबराना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आप सेट ऑफ बुक्स अगर फॉलो कर रहे हैं, एक यूपीएससी का सिलेबस को देख करके अगर आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो घबराना नहीं है। और साथ साथ टेस्ट सीरीज़ जो होती है, जैसे मॉक टेस्ट होती है, प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का हो गया, इंटरव्यू का हो गया, वो भी हम काफ़ी उसका मतलब कंटिन्यूस होते रहता था, और वो भी आई थिंक फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो वो भी अगर बच्चे अगर वो ला करके घर पे 2 घंटे का टाइमलाइन में वो जैसे प्रीलिम्स का ही सेट बना रहे हैं और ख़ुद को स्ट्रिक्टली टाइमलाइन में ही बना रहे हैं, तो वो अपने आप में फिर सबके लिए आसान हो जाएगा, मतलब यूपीएससी की पढ़ाई करना और अल्टीमेटली क्वालिफाई करना। बिल्कुल, आपने मतलब तमाम छात्रों को जो ये गाइडलाइन दी है, हमें लगता है उनके लिए काफ़ी बेहतर होगी। और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, कोचिंग संस्थान या फिर आप यूँ कह लीजिए कहीं से भी कोचिंग करना या फिर खुद से तैयारी करना, कितना फ़र्क हो जाता है दोनों में? मतलब आपको कभी लगा कि कोचिंग कर लेता तो शायद मैं पहले अटेम्प्ट में ही कर लेता या दूसरे अटेम्प्ट में ही कर लेता? मैम, कोचिंग ना एक गाइडिंग लाइट के लिए होता है। जैसे मेरे दोस्त हैं, वो ऑलरेडी एक आईएएस हैं, वो ऑलरेडी एक आईपीएस है, तो उन लोगों ने मुझे गाइड कर दिया था कि ये बुक्स पढ़ना है, ये मटेरियल पढ़ना है, ये मैगज़ीन पढ़ना है, जो ये या फिर ये न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब वो संदर्भ में अगर किसी बच्चे को ये क्लैरिटी नहीं है कि यूपीएससी में क्या सिलेबस पूछा जा रहा है, क्या गाइडिंग लाइट है, तो उस सेंस में कभी ना कभी हो सकता है कि उनके लिए कोचिंग लेना आवश्यक हो सकता है। और अगेन किसी का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी ख़राब हो सकता है। जैसे मेरा इकोनॉमिक्स थोड़ा ख़राब था, तो मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे कि जिनको इकोनॉमिक्स की अच्छी सोच समझ थी, तो उनसे मैं पढ़ाई कर लेता था। अगर किसी को अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं भी हो सकती है, तो उन बच्चों के लिए
मतलब मेरा कहना है कि वो लोग अगर चाहते हैं तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कहीं से गाइडलाइन आपको मिलनी हाँ, चाहिए। वो गाइडलाइन कोचिंग मिलनी संस्थान चाहिए। हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है जिसको यूपीएससी के बारे में जानकारी हो, जो आपको बता पाए कि आपको क्या मटेरियल पढ़ना है, क्या बुक्स पढ़नी है और आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, जो आपकी हेल्प कर पाए पर्टिकुलर। और इन सारी चीज़ों में आपको काफ़ी हेल्प अपने दोस्तों से, अपने परिवार से मिली है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई। और हमारे तमाम जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो देखिए, आप समझ लीजिए कि सिर्फ कोचिंग नहीं करनी है ये ठान लेना, या सिर्फ खुद से पढ़ाई करनी है ये ठान लेना महत्वपूर्ण, ये दोनों नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए चीज़ें आपके पास हैं या नहीं है, किसी भी माध्यम से उसको जो है अपने आप आपको उपलब्ध करवाना है, और वही महत्वपूर्ण होगा आपकी तैयारी के लिए। सुमित जी, अब कुछ सवाल आपके पर्सनल चीज़ों से भी ले लेते हैं। हाँ। जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना है कि इतनी सारी पढ़ाई करते करते कुछ अलग भी आपने पढ़ाई की, जैसे कोई खास आपकी पसंदीदा बुक, कोई राइटर? बुक मैम, एक था बुक जो सेल्फ हेल्प बुक्स के नाम से जाना जाता है, इकिगाई करके। वो उसमें ना एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि इंग्लिश में है, यू शुड हैव द रीज़न टू जंप आउट ऑफ द बेड। मतलब आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, आपके पास एक वजह होनी चाहिए कि आप सुबह सुबह बेड से उठ रहे हैं और वो फिर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लाइन ना मेरे दिमाग में हमेशा से रह गया था। तो इनफैक्ट जब ये पूरा जर्नी चल रहा था 2 साल का, तो मेरे दिमाग में हमेशा, जब भी मैं सुबह उठता था तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठता था कि चलो मेरे पास एक लक्ष्य है, जो एक गोल है जो मुझे परस्यू करना है। तो वो रीज़न हमेशा मेरे साथ था। बहुत नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगला सवाल है आपसे कि मूवी के शौकीन तो आप थे ही, तो सबसे फेवरेट मूवी कौन सी? मैम 2-3 मूवीज़ बहुत फेवरेट है। पहला आर्टिकल 15 जो आयुष्मान खुराना का है, वो मेरे लिए एक गाइडिंग लाइट भी था, और वो एक कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग फैक्टर भी था कि कैसे पुलिस सेवा में या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगर हम गए तो एक आइडियल ऑफिसर कैसा होना चाहिए वो। दूसरा मैम स्वदेश वाला जो एक मूवी है शाहरुख खान की, मेरा शाहरुख खान फेवरेट स्टार भी है, और उनकी मूवी मुझे ये वाली बहुत पसंद थी कि कैसे वो विदेश की नौकरी छोड़ करके या फिर प्राइवेट कंपनी के जॉब छोड़ करके इंडिया में आ करके फिर जाके इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये दोनों मूवी मुझे काफ़ी प्रभावित की है। बिल्कुल। और आपने तैयारी करने के लिए तमाम तरीके से मोटिवेट किया, फिल्मों का भी आपने जिक्र कर दिया, गानों का भी आपने जिक्र कर दिया। इसका मतलब है फुल ऑन आप रेडी हैं भारत की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसमें उतरने के लिए। निश्चित रूप से आपने कुछ लक्ष्य बांधे होंगे कि जब आप एक आईपीएस के रूप में सर्विस देंगे तो क्या चेंजेस सोसाइटी में लेकर आएंगे, क्या वो बदलाव है जो आप लाना चाहते हैं? मैम 2 बदलाव हैं जो कि मैं लाना चाहूँगा। पहला, राइट्स। लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, लोग सेंसिटाइज नहीं है, लोग जागरूक नहीं हैं, और साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर्स भी जागरूक नहीं हैं। तो वो जो राइट्स के बारे में जो जागरूकता होती है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, वो लोगों को समझ आनी चाहिए। दूसरा मैम होता है ड्यूटी। जो भी ड्यूटी मुझे असाइन होगा वो ड्यूटी जब मैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, जब मैं नीचे वाले ऑफिसर्स को मैं बताऊं या फिर असाइन करूं, तो मैं वो एक्सपेक्ट करूंगा कि वो काफ़ी अच्छे से और वो काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट को सर्व करते हुए वो अपना ड्यूटी करें। और हमारे लॉ में, हमारे कानून में सिखाया भी गया था कि ड्यूटी और राइट्स, जो सिटीजन के जो राइट होते हैं, जो आम नागरिक के जो राइट होते हैं, और लॉ ऑफिसर्स या फिर जैसे पुलिस के जो ड्यूटीज़ होते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। अगर दोनों का अगर एक मिक्स हो जाता है तो वो एक काफ़ी आइडियल सोसाइटी बन जाती है। तो वो मैं चाहूँगा कि वो किसी तरह से वो भारतीय पुलिस सेवा में लाया जाए। बहुत खूब। सुमित जी, ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़े हैं, आपका रोल मॉडल ज़रूर कोई खास व्यक्ति रहा होगा। कौन है आपका रोल मॉडल? मैम राहुल द्रविड़ हैं, जिनको वॉल ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है। और कैसे वो हर एक सिचुएशन में बहुत काम रहते हैं, कभी घबराए नहीं हैं। मतलब मैं उनके जीवन को भी काफ़ी देखा हूँ। अभी जैसे भारत ODI वर्ल्ड कप हारे, फिर जाके T20 वर्ल्ड कप जीते, तो आप देखिएगा कि वो हर टाइम पे, हार में भी और जीत में भी, एक संयमता जो होती है, एक जो अनुशासन होता है, एक पर्टिकुलर माइंडसेट होता है, वो हमेशा फॉलो हुआ है। तो वो राहुल द्रविड़ के कॉन्टेक्स्ट में मुझे बहुत पसंद आया है, और वो भी मैं चाहूँगा कि मैं अपने लाइफ में खुद इंक्लूड करूँ, इम्बाइब करूँ, और उसी
संयमता के साथ आगे बढ़ते जाऊं। बिल्कुल। क्रिकेट की दुनिया के महान खिलाड़ी हैं राहुल द्रविड़, और कहाँ प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हुए आप एक क्रिकेटर से मोटिवेट हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपने उनका वो डेडिकेशन लाइफ को लेकर, जो उनका पेशेंस है, उसको लेकर आप मोटिवेट हुए, और शायद हर कोई होता भी है। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भी हैं राहुल द्रविड़। और मैं एक और महत्वपूर्ण आपसे सवाल लूँगी, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, फिर भी मैं चाहूँगी जितनी ज़्यादा बातें निकल पाएँ आपसे। यूपीएससी का जो पूरा फेज़ आपका रहा है, कोई एक ऐसी बात जो आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे? साइलेंट हो गए आप। नहीं मैम, इस बार रिजल्ट होने से पहले 22 अप्रैल को रिजल्ट आई थी। 21 अप्रैल को मेरे पापा का मुझे कॉल आया था, और वो बोल रहे थे कि बेटा जीवन संघर्ष है, आपको वो समझना पड़ेगा। कल कोई भी रिजल्ट आता है, आप पास होते हैं या फेल होते हैं, आप मेरी नज़र में हमेशा एक सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे, आप मेरी नज़र में हमेशा एक विनर रहेंगे। और वो इनफैक्ट मैम काफ़ी इमोशनल मोमेंट था कि एक दिन पहले पापा मुझे इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि अगर आप फेल भी होते हैं तो भी हमारे नज़र में आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो वो ना आजकल के पेरेंट्स में भी, या फिर जैसे आजकल के बच्चों में भी अगर वो चीज़ दिमाग में आ गई तो वो लोग इनफैक्ट ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे, वो लोग हमेशा आगे सक्सेस करते रह जाएंगे। बिल्कुल। सुमित जी के पिताजी ने कहीं ना कहीं वो रोल प्ले किया है जिसकी उम्मीद हमें अपने अभिभावकों से रहती है, पेरेंट्स से रहती है, होनी भी चाहिए। सुमित जी, इन तमाम बातों के साथ एक और मैं आपसे सवाल लूँगी। देखिए, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी बातें होती है करने के लिए, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहें तो क्या करना चाहेंगे? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो मैंने खुशी दिया है ये रिज़ल्ट को लेकर के, बस यही रहेगा कि आगे जो भी मुझे काम मिले वो मैं अच्छे से करते रहूं, और कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा गर्वान्वित करते रहूं। बस मेरा यही गोल है, और कुछ ऐसा कुछ आउट ऑफ द वे जा करके नहीं करना है। बस जो मुझे ड्यूटीज़ मिले वो मैं अच्छे से करते रहूं, एक खुशहाल ज़िंदगी जो एक नॉर्मल लाइफ होती है वो आगे बस चलता चला जाए। एक आखिरी सवाल लूँगी आपसे, अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में नहीं होते, आप अगर यूपीएससी क्वालिफाइड नहीं होते, या फिर यूँ कहें आपने यूपीएससी को अगर नहीं चुना होता, तो फिर आप क्या होते? मैं मोस्ट प्रोबेबली हम लॉ में ही एक अपना करियर बनाते, और लॉ के साथ साथ एकेडमिक गोल्स परस्यू करते हैं। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है। इनफैक्ट लॉ कॉलेज में भी मैं रह करके काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाया करता था। तो वो मेरे दिमाग में था कि अगर बाय चांस अगर इधर नहीं होता है तो लॉ करने के बाद, कुछ दिन जॉब करने के बाद, जो अल्टीमेट गोल होता है वो एज ए टीचर या एज ए प्रोफेसर या एज ए एकेडमिशियन हम वो परस्यू करते हैं। बिल्कुल। अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों से विदा लेने का और आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि कुछ ऐसी बातें जो आप सीधे हमारी ऑडियंस से कहना चाहते हैं, तमाम युवाओं से कहना चाहते हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। ज़रूर। सबसे पहला गोल है कि आप अगर कोई भी लाइफ में अगर एक अपना गोल या लक्ष्य बांध लिए हैं तो उसको हमेशा परस्यू करते रहना है, उसके हमेशा बारे में सोचना है। स्वामी विवेकानंद की एक कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, कि वही बात है कि आप उठिए, जागिए और हमेशा लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अनटिल एंड अनलेस आपका गोल ना परस्यू हो जाए। दूसरा बात है कि घबराना नहीं है। मैंने काफ़ी सारी फेलियर्स देखी है, मेरा मतलब बहुत क्लोज मार्जिन से यूपीएससी में रैंक छूट गया है, यूपीएससी प्रीलिम्स छूट गया है। तो वो फेज़ जो होता है, वो लो फेज़ जो होता है, वहाँ पे घबराना नहीं है, वहाँ पे खुद को मोटिवेट रखना है। वही मोटिवेशन बाद में आपको काम आएगी कि आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में आपकी काम आएगी। चलिए सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम बिहार बिहान में आए और आपसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और हमारे तमाम दर्शकों को भी आपने बहुत अच्छे से समझाया कि यूपीएससी वाकई में एक बड़ी चीज़ है, लेकिन ये छोटी तब हो जाती है जब आप ठान लेते हैं कि इसको आपने करना है, और अगर ये आपने ठान लिया तो आपकी तरह तमाम युवा भी आगे बढ़ सकते हैं और यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी कार्यक्रम में आने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तमाम दर्शकों से कहना ज़रूर चाहेंगे कि मंजिल कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ठान लीजिए, वक्त निकालिए, जुनून और संघर्ष को सहारा बनाइए और मेहनत इतनी कीजिए कि ज़मीन पर पांव रखिए और आंखें आसमान की तरफ रखिए, मंजिल ज़रूर कदमों तले आ ही जाएगी। चलिए दर्शकों, जाते जाते हम आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा नगमा, क्योंकि आपको खुश रखना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो आप
तमाम बातें सुन रहे थे, लेकिन साथ ही साथ आपके दिल में भी कुछ बातें होंगी जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा पता भी जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। हमारा पिन कोड है 800001 और आप हमें मेल भी कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com पर। चलिए दर्शकों, आपने पता नोट कर लिया है, खत ज़रूर लिखिए, अपने दिल की बातें हम तक ज़रूर पहुंचाइए।